अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 240 एक्सपोज्ड सुधीर। कबीर ने उसके सवाल पर उसे मुस्कुरा कर देखा और बोला, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो लैला। मैं उस पर डेफेमेशन का केस करवा कर ही दम लूंगा ताकि उसे भी अच्छे से सबक मिल जाए। लैला ने यह सुनकर कुछ परेशान लहजे में कहा, कबीर सर, मैं जानती हूँ कि आपका काम करने का अंदाज अलग है, लेकिन क्योंकि ये बात मुझसे जुड़ी है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देते हैं। ये सही है, लोगों की गलत हरकतों पर उन्हें सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा वो किसी को उस अंदाज में ना सताएं। लेकिन इन बातों से हमारा वक्त भी बर्बाद होगा, हमारी एनर्जी भी बर्बाद होगी और मैं फिजूल की बातों में पड़ना ही नहीं चाहती। कबीर उसकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था। जब लैला ने अपनी बात खत्म की तो उसने लैला को गौर से देखते हुए कहा, हो सकता है तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो लैला, लेकिन मेरा यकीन जानो, इन्हें सजा मिलनी जरूरी है। उसकी बात सुनकर लैला के चेहरे पर कुछ उलझन के भाव से आ गए। कबीर की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी थीं। उसे लैला के मन की बात समझते देर नहीं लगी, इसीलिए उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कबीर के मुंह से सुनकर लैला ने फिर कुछ नहीं कहा और वो एक बार फिर से नजरें झुकाए अपनी गोद में रखी किताब पढ़ने में गुम हो चुकी थी, जबकि कबीर की नजरें अब भी उसी में उलझी हुई थीं। इस लड़की को जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये हर बार एक नया रूप लेकर सामने आ जाती है। वरना जिसके पास ये अधिकार हो कि वो अपना बुरा करने वालों का बुरा कर सकता है, तो वो ये मौका कैसे खो सकता है? शायद हालात के हाथों सवरे हुए लोग ऐसे ही होते हैं। जेनी अपने कमरे में लेटी हुई आराम कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक करके सुजॉय अंदर आ गया। जेनी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम कब वापस आए? सुजॉय ने एकदम इनफॉर्मल तरीके से उसके बेड पर उसके बेहद पास बैठते हुए कहा, बस कुछ ही देर पहले आया हूँ। सोचा काफी दिनों के बाद फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ बिता लूं। कहकर उसने एकदम से जेनी के पेट पर अपना हाथ रख दिया। सुजॉय की यह हरकत देखकर जेनी को चौंक सी गई, लेकिन सुजॉय यूं ही उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, बस कुछ ही दिनों में अब तुम्हारा बेबी बम भी विजिबल हो जाएगा ना, फिर मैं अपने आने वाले बच्चे से ढेर सारी बातें किया करूंगा। तुम्हें पता है ना जेनी, अब मैं भी इस बच्चे से कनेक्टेड फील करने लगा हूं। जेनी खामोशी से उसे देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। सुजॉय ने उसी तरह उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि इस बार चेकअप के लिए मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं। ये सुनते ही जेनी ने कुछ हैरान होते हुए उसका चेहरा देखा और बोली, हाँ, क्या बात है? कोई आजकल मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है। तब सुजॉय ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और फिर बोला, मैं अपने किसी भी फर्ज से पैर पीछे नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए चाहता हूं कि जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊं। बोलो, कब चलोगी? जेनी ने कुछ पलों तक उसे प्यार से निहारा, फिर जल्दी से बोली, ये अच्छी बात है सुजॉय कि तुम अपनी ये जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना चाहते हो, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, रेगुलर चेकअप करवा रही हूँ। तुम मेरे पास रहो, बस मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सुजॉय ने महसूस किया कि वो उसे साफ तौर पर टालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने एकदम से कहा, ना, इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। बस मुझे तुम्हारे लिए, इस आने वाले बच्चे के लिए सब करना है। तुम्हें पता है माँ तुम्हारी वजह से मुझे कितना डांटती है कि मैं ठीक से तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, और तुम हो कि मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए राजी नहीं हो रही। अभी वो बोल रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जेनी ने आने के लिए कहा,
तो लतिका जी दरवाजा खोलकर अंदर आने को हुई, लेकिन जेनी के बेड पर यूं सुजॉय को लेटे हुए देखकर वो चौंक सी गईं। उन्हें काफी हैरत हुई। जो सुजॉय कभी जेनी के आसपास खड़े होने में भी झिझकता था, आज इस तरह जेनी के बेड पर अधलेटा था। लेकिन इस हैरानी के साथ साथ उन्हें खुशी भी हुई। ऐसा ही तो देखना चाहती थी वो सुजॉय को। उन्होंने मन ही मन कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि तूने मेरे सुजॉय के सिर से उस गंवार का साया हटा दिया। इन दोनों की जोड़ी सलामत रखना भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जबकि सुजॉय ने लतिका जी को देखते ही कहा, अरे माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। अब आप ही जेनी को समझाइए ना। मैं इसे कह रहा हूँ कि एक बार मेरे साथ चलकर अच्छे से चेकअप करवा ले, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। सुजॉय ने एकदम से शिकायती अंदाज में कहा, जबकि उसकी बात सुनकर जेनी कुड़ सी गई। उसने मन ही मन कहा, आज सुजॉय को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, और उस पर ये लतिका आंटी को भी अभी ही आना था। लतिका जी ने जब सुजॉय के मुंह से सुना तो झट से जेनी को समझाते हुए कहा, अरे जब सुजॉय खुद तुमसे कह रहा है तो तुम चली क्यों नहीं जाती? अच्छा तो है, डॉक्टर से मिलकर ये भी सारे अपडेट्स ले लेगा। लतिका जी के कहते ही जेनी समझ चुकी थी कि अब वो इन दोनों माँ बेटे को टाल नहीं सकती। इसीलिए उसने एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, अब आप लोग जब सब इतनी जिद कर ही रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं कल सुबह चलती हूँ। थोड़ी देर दोनों जेनी के कमरे में बैठे बातें करते रहे और फिर वो लोग उठकर चले गए तो जेनी ने जल्दी से अपनी डॉक्टर को कॉल लगाया, लेकिन अटेंडेंट ने बताया कि डॉक्टर आज जल्दी ड्यूटी ऑफ करके चली गई हैं। मैम आप उनके घर पर कॉल कर लीजिए। ये सुनते ही जेनी ने कहा, ठीक है, मैं उनके घर वाले नंबर पर कॉल लगाती हूँ। कहकर उसने कॉल कट की और फिर डॉक्टर के घर फोन लगाने लगी, लेकिन काफी रिंग होने के बाद भी वहाँ किसी ने कॉल नहीं उठाया। जेनी एकदम से कुछ घबराने सी लगी। ओह गॉड, अगर कल सुजॉय के साथ जाने से पहले मेरी डॉक्टर से एक बार बात नहीं हुई तो कैसे मैनेज करूंगी मैं सब कुछ। मुझे किसी भी हालत में अपने डॉक्टर को ये खबर पहुंचानी पड़ेगी कि कल सुजॉय भी मेरे साथ हॉस्पिटल आ रहा है। जेनी के चेहरे पर फिक्रमंदी सी उभर आई थी। अगले दिन लैला जब शूटिंग के लिए निकल ही रही थी कि तभी मारिया ने आकर बताया कि सुधीर आया है। सुधीर का नाम सुनते ही जैसे लैला के तन बदन में आग सी लग गई, लेकिन फिर उसे कबीर की बातें याद आ गई। उसने कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया और फिर मारिया से बोली, उन्हें कहिए मारिया कि मैं कुछ देर में आती हूँ। कहकर उसने अपनी बाकी तैयारियां पूरी की और फिर बाहर हॉल में निकल आई। हॉल में सोफे पर बैठा सुधीर उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ, फिर एक जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोला, अरे थैंक यू सो मच मिस लैला, जो उस दिन आप मेरे रिक्वेस्ट पर वो पैसों से भरा बैग अपने घर पर रखने के लिए राजी हो गई। आज ही पुणे से वापस लौटा हूं मैं, तो सोचा कि चलो अपना बैग वापस ले लूं। उसकी बात सुनकर लैला ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए एकदम नॉर्मल अंदाज में कहा, एक्चुअली वो बैग मेरे पास नहीं है। लैला का जवाब सुनकर सुधीर को चौंक सा गया। बैग आपके पास नहीं है तो फिर बैग है कहाँ? तब लैला ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, असल में जिस दिन आपने वो बैग यहाँ रखा था ना, उसके अगले दिन मुझे भी फ्लैट से बाहर रहना था। अब इतने सारे पैसे मैं यूं अकेले घर में तो नहीं रख सकती थी ना, इसीलिए मैंने जाते हुए वो पैसे कबीर सर के यहाँ रखवा दिए हैं। आप उनके पास से कलेक्ट कर लीजिए। कहते हुए लैला ने गौर किया कि सुधीर कबीर का नाम सुनते ही एकदम से बौखला गया, यूं जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। आपने कबीर सर को क्यों दे दिया वो बैग? उसके लहजे में घबराहट सी थी, लेकिन लैला ने उसी तरह शांत लहजे में कहा, सेम रीजन सुधीर सर, मुझे जिधर जाना था ना उधर से कबीर सर का घर काफी नजदीक था। इतना वक्त नहीं था मेरे पास कि कहीं और रख पाती वो बैग। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं कबीर सर को कॉल कर देती हूँ, वो दे देंगे आपको बैग। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सुधीर अब बुरी तरह से फंस चुका था।
वो अच्छी तरह से जानता था कि कबीर के पास से अपना बैग वो इतनी आसानी से नहीं ले पाएगा, और यही बात उसे खाई जा रही थी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उस पर जिस तरह का लैला का एटीट्यूड था, सुधीर को ये समझते देर नहीं लगी कि लैला के मन में जरूर कुछ और चल रहा है। लैला ने जब उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखा तो बोली, अगर आपको कबीर सर के यहाँ जाने में इतनी झिझक लग रही है तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सुधीर को लैला का ये प्रपोजल कुछ सही लगा। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा, चलिए हम लोग बैग अभी ले आते हैं। लैला ने ओके कहा और मारिया को कुछ इशारा करते हुए अपना पर्स उठाए बाहर निकल गई। उनके जाते ही मारिया ने कबीर के यहाँ फोन करके बता दिया कि लैला और सुधीर वहाँ पहुँचने वाले हैं। नरेन एक फिल्म के सिलसिले में कहीं बाहर निकल ही रहा था कि तभी डोरबेल बज उठी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अम्मा और बापू थे। न जाने क्यों उन्हें इस तरह अचानक से सामने देखकर नरेन का दिल धड़क सा उठा। उसने बारी बारी से दोनों के पैर छूते हुए कहा, अरे आप लोग आने वाले थे तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन आ जाता ना आपको लेने के लिए। जवाब में नंदराय कुछ कहे बिना ही अंदर चला आया, जबकि अम्मा ने प्यार से उसके चेहरे को छूकर उसकी बलाएं लेते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, पहुंच गए ना हम लोग तो, फिर तुझे क्यों तकलीफ देनी थी। हाउस हेल्प को दोनों के लिए नाश्ते का कहकर वो जब वापस अम्मा के पास आया तो अम्मा ने साथ लाए एक डब्बे में से बेसन के लड्डू निकाले और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए बोली, तू कहीं जा रहा है? नरेन ने लड्डू खाते हुए कहा, हाँ वो जरा काम के सिलसिले में निकल रहा था अम्मा, आप लोग नाश्ता करके जरा आराम करो, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा, फिर बात करता हूँ। कहकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर एकदम से रोकते हुए कहा, अच्छा एक बात सुन, उस छोरी के बारे में कुछ पता चला? अम्मा ने वही सवाल कर दिया था जिससे नरेन बचना चाह रहा था। उसे अच्छे से पता था कि वो अम्मा के सामने झूठ बोलकर बच नहीं सकता, इसीलिए उसने अम्मा की तरफ मुड़े बगैर ही जवाब दिया, इसमें पता क्या करना है अम्मा, कहा ना वो लाली नहीं है और ना हो सकती है, और अगर उसे ये पता भी चल गया कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ तो पता है मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इंडस्ट्री में। इसीलिए बापू को भी समझा देना अम्मा कि इस तरह की कोई बात न ही करे तो बेहतर है। अभी वो कह ही रहा था कि नंदराय ने अंदर आते हुए कहा, अरे अब तू सिखाएगा मुझे कि क्या करना होगा और क्या नहीं। मेरे मन में शक पड़ चुका है और इस शक को दूर करना ही है मुझे, इसीलिए तू अपने काम से काम रख। नरेन का दिल चाहा कि बापू को खूब सुना दे कि अगर वो लाली ही निकली तो क्या कर लीजिएगा आप, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और खामोशी से वहां से निकल गया। न जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि आने वाला वक्त कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। लैला और सुधीर जब कबीर के घर पहुंचे तो कबीर बाहर हॉल में उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहा था। लैला ने उसे देखते ही ग्रीट किया और फिर बोली, मैं ये किताबें वापस लाई हूँ, इन्हें पढ़ लिया है तो ये रखकर दूसरी किताबें ले लूं स्टडी से। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा किया और फिर सामने खड़े सुधीर को बैठने के लिए कहा। सुधीर ने बैठते हुए जल्दी से कहा, कबीर मैं वो बैग लेने आया हूँ। कबीर ने उंगलियों में पकड़ी हुई सिगरेट का एक गहरा कश लगाया और बोला, कौन सा बैग सुधीर? सुधीर ने जैसे ही उसे इस तरह अनजान बनते हुए देखा तो बोला, अरे वही बैग जो मैंने लैला के घर पर रखा था और लैला ने वो तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया। ओह अच्छा, उस बैग की बात कर रहे हो तुम। वैसे क्या था उस बैग में और तुमने लैला के पास क्यों रखवाया था उसे? सुधीर ने कुछ इरिटेट होते हुए वही सारी बातें दोहरा दी जो उसने बैग रखते हुए लैला को बताई थी। उसकी बात सुनकर कबीर ने उससे और 2-4 सवाल पूछे और फिर अश्विन को आवाज देते हुए कहा, अरे अश्विन,
ये सब अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया ना? हॉल से जुड़े कमरे के अंदर से निकलकर अश्विन बाहर आया तो उसके हाथों में कैमरा देखकर सुधीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये सब क्या है कबीर? कबीर के प्लान से सुधीर क्या अपने साथ साथ दिव्या को भी एक्सपोज कर जाएगा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।